अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। मैं उन तमाम दोस्तों को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को देखा, सब्सक्राइब किया और लाइक किया और अपने कमेंट्स भी मुझे भेजे। और उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बता दें कि इस तरह एक चैनल है जहाँ मेरा जो मकसद था ये चैनल लॉन्च करने का कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से मोहब्बत करने वाले उन दोस्तों को आपके सामने ले आऊँ जो पसे पर्दा रहकर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, उसकी पब्लिसिटी करते हैं और अपने हीरोज़ की पब्लिसिटी करते रहते हैं। तो साथ साथ फिल्मों पर जो मैं छोटे छोटे जो तबसरे करता रहता हूँ उन पे भी लोग अपने कमेंट्स देते हैं, उसको लाइक करते हैं और कुछ लोग ना लाइक भी करते हैं, मसलन उस पर तनकीद करते हैं। तो वो तनकीद भी मेरे लिए सर आंखों पर, क्योंकि तनकीद ही से इंसान अपने लिए राय ढूंढता रहता है। इंसान अक्ल कुल नहीं है, लेकिन ये तनकीद तामीरी ही होनी चाहिए, तनकीद बड़ा तनकीद ना होनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, अब आते हैं, मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं कि यार आप ये नई फिल्मों पर बातें कम किया करें और पुरानी फिल्मों पर तबसरा ज़्यादा करें और हमें पुरानी यादें अपनी भी शेयर करते जाएं। बात यूँ है कि जब मैंने ये चैनल अपना रईस एंटरटेनमेंट लॉन्च किया तो उस वक्त अखबारों में न्यूज़ आ गई थी, टीवी पे भी, कि अक्टूबर के आखिर में और नवंबर में फिल्म इंडस्ट्री दोबारा फाल हो रही है, सिनेमा हाउसेस दोबारा खुल रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने अपने चैनल का जो सबसे पहला प्रोग्राम किया था उसमें तमाम बातें मैंने की थी कि भी सिनेमा हाउसेस खुल रहे हैं, ऐसी ऐसी फिल्में आ रही हैं पाकिस्तान में। और साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान में ईरानी और तुर्की जो फिल्में हैं वो उर्दू में डब होकर वो रिलीज़ की जा सकती हैं। साथ साथ इंग्लैंड में बनी हुई या यूके वगैरह में बनी हुई वो पंजाबी फिल्में जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने मिलकर काम किया वो भी रिलीज़ की जा सकेंगी। लेकिन अफसोस कि जो सोचकर हमने वो प्रोग्राम किया था, लेकिन हमारी इंडस्ट्री उस तरह सामने ना आ सकी। जो पाकिस्तान की शुरुआत में जैसा होना चाहिए था कि ब्लॉकबस्टर 2-4 फिल्में लगती तो इंडस्ट्री अप हो जाती, लेकिन अफसोस कि हमारे इंडस्ट्री वालों को पता नहीं क्या हो गया है कि उन्होंने जिस तरह एक जुआरी या कोई खिलाड़ी जब कहने लगता है तो सबसे पहले छोटे छोटे पत्ते फेंकता है, इसी तरह इंडस्ट्री ने भी पहले छोटे पत्ते फेंके, वो पत्ते जो किसी काम के नहीं थे वो पत्ते शौक किए। जो लोग फिल्म देखना चाहते थे, जिन्होंने इतने अरसे से सिनेमा हाउसेस की शक्ल नहीं देखी थी, वो चाहते थे कि हम सिनेमा हाउसेस आएँ, हम फिल्में देखें। लेकिन फिल्में देखने के बजाय वो फिल्में पेश की गई जो न फिल्में थी न उनको हम फिल्म भी नहीं कह सकते, इस किस्म की फिल्में रिलीज़ की गई। उसके अलावा एक बड़े किरदारे से एक बड़े डायरेक्टर की फिल्म भी एक मैसेज के तौर पर एक डॉक्यूमेंट्री की तरह की एक फिल्म आई, जिसे ना कमर्शलाइज था, ना उसमें कोई गाने थे और ना उसकी कोई पब्लिसिटी थी, ना उसकी कोई हाइप थी, बस वो रिलीज़ कर दी गई। हालांकि पाकिस्तान में बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में इस वक्त तैयार पड़ी हुई हैं, जैसे पीछे तो देखो, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, मौला जट और इस किस्म की टच बटन और इस किस्म की बहुत सी फिल्में जो तैयार हैं रिलीज़ के लिए। अब जो फिल्में नाकाम हुई हैं उनके लिए भी हम अफसोस करते हैं, क्योंकि फ़िल्म बनाना कोई खेल नहीं है। फिल्म के लिए एक प्रोड्यूसर चाहिए होता है जो बेधरे उस अपनी फिल्म पे खर्चा करे। उस फिल्म के साथ जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं, मसलन उस फिल्म का एक राइटर होता है जो कहानी लिखता है, उसके लिए उसको पैसे मिलते हैं जिससे अपने रोज़ी कमाता है। उसमें आर्टिस्ट होते हैं, उसमें टेक्नीशियन का, खासकर मैं छोटे टेक्नीशियनों की बात करता हूँ जिनका घर इन्हीं से चलता है। अब एक फिल्म बनती है जिसमें बहुत से लोगों की मेहनत शामिल होती है, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और
वो कैमरामैन, टेक, दूसरी बहुत सी चीज़ें आवाम शामिल होती हैं। और जब फिल्म तैयार होती है तो उसको एडिटिंग के मरहले में ले जाते हैं, तो एडिटिंग में वहाँ पे बहुत से लोगों की रोजी इससे वाबस्ता होती है। फिर डबिंग का सिलसिला होता है फिल्म, फिर उसके बाद फिल्म जब रिलीज़ के मरहले पे आता है तो रिलीज़ के लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 8-10 लोग या 15-20 लोग शामिल होते हैं, जो उस फिल्म को मुख्तलिफ सिनेमाओं में जाके बोर्डिंग, वो सारी चीज़ें लगाते हैं। और सिनेमा उसके ऊपर जो बोर्ड लगते हैं वो एक भी अलग मरहला है। मतलब एक फिल्म के साथ बहुत से लोगों की रोजी जुड़ी हुई होती है। लेकिन काश फिल्म बनाने वाले इन सब चीज़ों को भी सोचे। एक डायरेक्टर पे फ़र्ज़ है कि जब वो इतने लोगों की रोजी का सबब बन रहा है तो कम से कम अपने लिए भी सोचे, कोई ऐसी कहानी चूज़ करे, कोई ऐसे आर्टिस्ट चूज़ करे। अब डायरेक्टर ये भी ना सोचे कि एक प्रोड्यूसर मेरे हाथ लग गया है, मैं इसकी कालबीन उधेड़ दूँ और उसके बाद फिर जो फिल्म रिलीज़ हो, जो भी हो, कम से कम मेरी दिहाड़ी पक्की होगी। नहीं, डायरेक्टर उस शिप का कमांडर होता है, कैप्टन होता है। डायरेक्टर का काम होता है उस शिप को मंज़िल मकसूद तक ले जाए। अब एक बंदे ने अगर पैसे लगाए हैं इस फिल्म के लिए, तो उसको अगर नफ़ा नहीं दे सकते तो कम से कम नुकसान ना दें, ताकि वो प्रोड्यूसर एक और फिल्म बनाने की ताकत रखे और दूसरी चीज़ें भी करे। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में इस सिलसिले में मैंने बहुत सी बातें की है। तो आइए अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। आज मैंने एक ऐसी फिल्म का इंतखाब किया है आपके लिए, जो एक बिल्कुल एक बामकसद फिल्म थी। जब ये 22 नवंबर 77 को जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो मैंने वो फिल्म देखी, बल्कि 3-4 मरतबा देखी। लेकिन वो उस फिल्म का जो मेन पॉइंट था वो मैं समझ नहीं सका, क्योंकि उस वक्त वो होशो हवास नहीं थे। सिर्फ मोहम्मद अली की फिल्म जान के हमने वो फिल्म देखी थी, और उसके अलावा उसकी शूटिंग कुछ कराची में हुई थी और उसमें कुछ हमारे जानने वाले भी जिन्होंने इस फिल्म में काम किया था। वो फिल्म है कालू। वो सब आपस में भाईचारगी से रहते हैं। जैसे पाकिस्तान को एक गांव के सूरत में पेश किया गया है, वहाँ पे मोहम्मद अली और कवि ने बलोचों का, यानी कि लियारी के रहने वाले बलोचों का किरदार अदा किया है। इसी तरह आगा तालिश और सबिया खानम ने पश्तो स्पीकिंग, इसी तरह साकी ने सिंधी का, खालिद सलीम मोटा पंजाबी बने हुए थे ये। और फिर उसके साथ साथ जो अलाउद्दीन है वो इसमें एक बाबा बने हुए थे, जो गांव के एक चबूतरे में बैठा होता है और कलाम गाता रहता है, और बार बार वक्तन पर वक्तन कोई ऐसे जुमले कह जाता है। जैसे मोहम्मद अली जब भी निकलता है तो मोहम्मद अली से कहता है कि कालू तुम शादी पे सुर्ख जोड़ा पहनोगे। तो मोहम्मद अली कहता है कि अभी मैं दूल्हा बनूंगा तो मैं तो सफ़ेद जोड़ा पहनूंगा। तो कहते हैं नहीं, तुम सुर्ख जोड़ा पहनोगे। कहानी यूँ है कि एक गांव है, उसमें मोहम्मद अली और कवि, मोहम्मद अली कालू होता है, वो टैक्स लेता है, तो कवि इसका दायां बाजू या सेक्रेटरी जैसा होता है। ये मुख्तलिफ लोगों से जो है स्मगलिंग वगैरह करते हैं, 2 नंबर काम करते हैं, उनसे टैक्स लेकर कालू टैक्स लेते हैं और फिर वो बस्ती के गरीबों में बांट देते हैं। इसी तरह इस जो तालिश और सबिया खानम है, उनकी कोई औलाद नहीं होती है। वो तालिश रक्षा चलाता है। शेर खां, तेरे बच्चे जीते रहे। ओह साईं बाबा, तुमको मालूम हमारा कोई बच्चा नहीं, हम बेऔलाद है। तू तो मोहब्बत करने वाला दर्दमंद इंसान है। बोल, क्या ये कटड़ी में खेलने वाले सारे बच्चे तेरे बच्चे नहीं हैं? इसी तरह रानी इस फिल्म में एक नाच गाने वाली होती है, उसके साथ निराला होता है, जो कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर नाच गा कर पैसे कमाते हैं। और कविता जो है यहाँ पे एक वो कपड़े प्रेस करने वाली होती है। तो ये इस गांव का जो माहौल होता है। अब इस कहानी में एक और एंट्री होती है, वो है शाहिद की।
शायद एक अमीर माँ बाप की औलाद होता है तो जिसकी वो शादी कराने के कहीं और चाहते हैं, तो शायद वहाँ से नाराज़ होकर चुपके से निकल आता है। तो वो भी इस बस्ती में एक आता है, तालिश के रक्षे में बैठता है। तालिश को जब ये लूटने वाला होता है, उसके हाथ में चाकू होती है, तो तालिश उसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, तो वो शायद वहाँ पे बेहोश होकर गिर पड़ता है। तो तालिश समझ जाता है कि भाई ये कोई नया अनाड़ी चोर है, तो उसे लेकर अपने घर आता है और उसे अपना बेटा बना लेता है। तो इसी तरह की कहानी होती है। लेकिन यहाँ पे अब मैं आता हूँ, वो जो कहानी जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था, कहानी कुछ यूँ है कि बस्ती में सब लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अफ़गानी जो जिसका किरदार इलियास कश्मीरी ने किया, वो आके कहता है उसके साथ एक और जो कमाल ईरानी का जो किरदार है वो मसलन इस पाकिस्तानी का नहीं है। तो वो चाहता है कि हम ये बस्ती जो है लियारी, इसको खाली करें और यहाँ पे बिल्डिंगें बनाएं और यहाँ के लोगों को हम यहाँ से हटा दें। जब ये सारा सब कुछ करने वाले होते हैं तो तालिश को सबसे पहले ये कहते हैं कि तालिश को बुलाकर इस साजिश का हिस्सा बनाते हैं कि तालिश क्योंकि वो बड़ा है इस इलाके का, तो तालिश को हम अपने मुट्ठी में लेते हैं। फिर तालिश से कहते हैं कि इन सबको पैसे देकर, थोड़े थोड़े पैसे देकर इस इलाके से निकाल दो। तो तालिश कहता है कि जब तालिश को बुलाते हैं तो तालिश मना करता है। तो यहाँ पे इलियास कश्मीरी कहता है, ये बात छोड़ो शेर खान, तुम्हें उनसे क्या, कोई पंजाबी है, कोई मिकरानी है, कोई सिंधी है, कोई उर्दू बोलने वाला है, हम उन सबको निकाल देगा। मगर तुम्हारा बात दूसरा है, तुमको पैसा भी देगा, तुमको रहने के लिए जगह भी देगा। तुम हमारा भाई है, हम भी पठान है, तुम भी पठान है। हाँ, हम तो पठान है, मगर अफसोस का बात यह है कि ना तुम पठान है, ना मुसलमान है, ना इंसान है। तालिश से नाकाम होकर ये चाहते हैं कि हम कालू को अपने साथ मिलाएं। अगर मैं तुझे इस पुरानी खोली के बदले में एक नया बंगला दे दूं, तू ये कटरी छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। अब वो चाहते हैं, जो उनको बस्ती को खाली कराना चाहते हैं। तो बाकी लोग क्या करें? ये बाबा, बाकी लोगों की बात छोड़ो। कमाल हुसैन, अरे उनसे तो तुम्हारी लड़ाई भी हुई थी। नहीं साईं, लड़ाई नहीं, आपस में तो झगड़ा होता है। हमारी लड़ाई देखनी होगी तो कभी बाहर वालों से देखना। वो एक बार फिर हमला करते हैं, तो इसी हमले में कालू को गोली लगती है। अलाउद्दीन फिर कहता है कि कालू, तेरा दुल्हा सुर्ख जोड़ा पहनेगा। मेरे कानों को सुर्ख जोड़ा तूने। फिर ये गाना दोबारा बैकग्राउंड पे आता है, प्यार है ईमान है ये बस्ती मेरी जान। ये गाना बहुत खूबसूरत गाना है और उसको आज भी मैं बड़े शौक से देखता हूँ। इसमें गुलाम अब्बास और नाहिद अख्तर की आवाज़ कोरस के साथ है। बहुत खूबसूरत गाना है जिसमें पूरी बस्ती वाले सब मिलकर गाना गाते हैं। प्यारे वतन हम तेरा बेटा, तुझ पर जा कुर्बान करेगा। प्यारे वतन हम तेरा बेटा, तुझ पर जा कुर्बान करेगा। इसमें मोहम्मद जुम्मन की भी आवाज़ है, जो उसमें अलाउद्दीन जो आलाप करता है। और ये गाना जिसको मैं आज भी बड़े उसे देखता हूँ, उसमें ये बताया गया है कि प्रोड्यूसर ने, राइटर ने, मैं बार बार प्रोड्यूसर राइटर इसलिए कहता हूँ कि सैफुद्दीन सैफ की ये तख्लीक कभी ना भूलने वाली है। ये फिल्म अफशा सिनेमा में जिसने गोल्डन जुबली की, खुदा का साया तुझ पर, दुश्मन क्या नुकसान करेगा। जहाँ तक इस फिल्म के डायरेक्शन का सवाल है, तो हसन तारिक अमूमन ऐसी कहानियाँ चूज़ करता है जो वक्त से पहले सोचकर वो चीज़ें बनाता है। जैसे मादी आला मुस्तकबिल को देखें तो आज की फिल्म है, इसी तरह एक गुनाह और सही को देखें तो आज कराची के मुख्तलिफ बंगलों में यही चीज़ें होती है, वही डांस पार्टियाँ, वही गाने, वही चीज़ें। तो हमारे जो वो उस वक्त के जो राइटर होते थे, जो डायरेक्टर होते थे, वो हमेशा कहानियों पर बहुत ही मेहनत करते थे। उनकी फिल्मों का जो स्क्रीन प्ले होता था इतना जानदार होता था, उसमें गाने भी होते थे, तफरीह भी होती थी, लेकिन मैसेज ज़रूर होता था
तो दोस्तों मेरे ख्याल में आज कालू पे मैंने जो बहुत कम मुख्तसर बात की और हालात पे ज़्यादा बात की, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए, लेकिन मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स लाजिम दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में उन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर कोई और चीज़ आपके सामने पेश कर सकूं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।